नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, रीजनिंग की अगली सीरीज में लेके आए हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और फिर हम क्लास चालू करते हैं। तो फिर से आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन कोई भी होगा उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद अगर वो नहीं समझ में आता है, नहीं लगता है, तो फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए फिर चालू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट। ठीक, ये दिया हुआ है स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का अर्थ दिया है डस्ट वन कारपेट और 264 का अर्थ है वन रेड कारपेट। ठीक, तो उसी भाषा में डस्ट के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, ये निकालना है। और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। ठीक है, ताकि यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को तो आप केवल क्वेश्चन के ऊपर से ही कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया समझने के लिए नीचे ही इसका। देखो, यहाँ पे 3 समीकरण दिए हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं और हमको डस्ट का कोड निकालना है। दूसरे वाले में डस्ट दिया है, यहाँ पे इसका कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम अंक देखते हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरे समीकरण में देखें क्या क्या कॉमन है। तो पहले और दूसरे में समीकरण में देखते हैं तो 2 कॉमन है, केवल 2, और तो कुछ कॉमन है नहीं। और यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है आपका उसके सामने, इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कारपेट, और कारपेट कॉमन है। तो इसका मतलब है कि कारपेट का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसमें भी 2 हो जाएगा कारपेट, क्योंकि तीनों में है। 2 में केवल 2 चीज़ का मतलब दो दो पहले समीकरण दूसरे समीकरण में केवल 2 कॉमन है, और इसमें जो वर्ड लिखा है इसमें कारपेट कॉमन, तो इसका मतलब 2 किसका कोड है, कारपेट का। अब जहाँ जहाँ भी कारपेट होगा सब जगह पे 2 उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा और तीसरे में क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो दूसरे और तीसरे में तो 2 तो हो ही गया है, 6 कॉमन है, 6। तो और क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे, 1 और 1 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। तो इस दूसरे समीकरण में हम देखेंगे कि हमको 2 चीज़ों का कोड पता चल गया है। 2 चीज़ों का कोड पता चल गया है, 1 का भी पता है 6, कारपेट का पता है 2। तो इसका मतलब जो बचा है वो 5 किसका हो जाएगा, डस्ट का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनको हम ऐसे ही कॉमन करके लगाते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, SKMAR 5 मित्र हैं, लंबाई से SK से छोटा है लेकिन R से लंबा है। ठीक, M सबसे लंबा है, A लंबाई में K से थोड़ा सा कम है और S से थोड़ा सा लंबा है। बताओ कि वह कौन है जो 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं। ठीक, मतलब ये बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे के बीच में है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसमें 5 व्यक्ति हैं, तो हम पहले पहली लाइन पढ़ेंगे, लंबाई में एस के से छोटा है, एस के से छोटा है। तो पहले के लिखेंगे, के से छोटा कौन है, एस है, तो के इसका मतलब बड़ा है, यहाँ पे लिख देंगे हम। एस से कौन, एस के से छोटा हो गया, लेकिन आर से लंबा है। तो आर से कौन लंबा है, एस के बारे में ही बताया जा रहा है। आर से एस लंबा है लेकिन के से छोटा है। ठीक है, एम सबसे लंबा है, तो एम को हम यहाँ एकदम आगे लिख देते हैं कि सबसे लंबा ये है। अब ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, ए लंबाई में के से थोड़ा कम है लेकिन एस से थोड़ा लंबा है, तो मतलब के से पीछे लिखेंगे और एस से आगे लिखेंगे। ठीक, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग हो गए इसमें, 2 ये 2 ये, बीच में एक व्यक्ति है,
और यही पूछा गया है कि 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे के बीच में कौन हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी जेड के दाहिनी ओर है, एम जेड के बाईं ओर, परंतु एल के दाहिनी ओर, टी क्यू के बाईं ओर है। बाईं ओर से प्रथम स्थान कौन बैठा है, बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाना है। चलिए लग गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि टी जेड के दाहिनी ओर, जेड के दाहिनी, जेड जहां पे होगा उसके दाहिनी ओर कौन बैठेगा, टी। तो टी यहाँ पे हो जाएगा। एम जेड के बाईं ओर, एम जेड के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर बैठेगा कौन, एम जेड के, परंतु एल के दाहिनी ओर, एम के बारे में बताया जा रहा है कि एम जो है जेड के बाईं ओर लेकिन एल के दाहिनी ओर। तो एल को यहाँ रखेंगे तो एल के दाहिनी ओर हो गया, जेड के बाईं ओर हो गया। टी क्यू के बाईं ओर, टी जो है क्यू के बाईं ओर, अब टी यहाँ पहले से बैठा है, क्यू को जब यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर हो जाएगा, टी क्यू के बाईं ओर हो गया। जैसे कोई भी आदमी है तो उसका इधर दायां होता है और इधर कौन सा हाथ होता है, बायां होता है। ठीक है, ऐसे बैठाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बाएं ओर से प्रथम स्थान कौन है, बाएं ओर से प्रथम स्थान, तो ये बायां है, इधर से पहला स्थान किसका हो जाएगा, एल का हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बाएं ओर से प्रथम स्थान एल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनें। विकल्पों में, तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा। ठीक, इसका कोड ये दिया है और इसका कोड निकालना है। चलिए फिर हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन निकाल लिया होगा आंसर इसका। देखिए अगर हम इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम अपोजिट चेक करते हैं, तो ए का अपोजिट जैसे जेड होता है, तो जेड तो कहीं दिया नहीं है इससे इस वाले ग्रुप में कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट नहीं लगा हुआ है। फिर हम यहाँ पे तुरंत क्या करते हैं, इसके बाद हम कोडिंग करते हैं। ठीक, कोडिंग करते हैं। तो अगर आपको लेटर नंबर याद है तो कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं। ए से बी हो गया है, क्या हुआ है, +1 हुआ है, +1। ई से जी, ई से जी, ई का नंबर 5 होता है, जी का नंबर 7, तो +2 हुआ है। एच से के मतलब 8 से 11, तो 3 प्लस हुआ है। और एन से आर, तो एन का नंबर 14, आर का 18, 14 से 18 मतलब 4 प्लस हुआ है। तो आपको लॉजिक पता हो गया कि +1 +2 +3 और +4 जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम वही करेंगे, डी में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी का नंबर 4 होता है, 1 जोड़ देंगे 5 का ई हो जाएगा। एफ में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, एच हो जाएगा। जी का नंबर 7 होता है, 7 में 3 जोड़ देंगे, 7 3 10 का जे हो जाएगा। और एन का 14 होता है, 14 में 4 जोड़ देंगे, 18 का आर हो जाएगा। तो ई एच जे आर, ई एच जे आर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला ही हो जाएगा, ई एच जे आर, ई एच जे आर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो लॉजिक क्या है, +1 +2 +3 +4, ये तीनों में एक एक जुड़ के आगे बढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 72 से 18, 56 से क्वेश्चन मार्क, 72 से 18 बनाना है और 56 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर लाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर जो है तो आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 72 से 18 लाना चाहते हैं, तो अगर हम
छोटी संख्या हो रही है, डिवाइड हो सकता है। अगर हम 18 चौक 72 होता है, 4 से अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 4 और बचेगा कितना यहाँ पे? 1 हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 14 आ जाएगा। तो 14 ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये लॉजिक लगेगा नहीं इसमें। तो इसका मतलब दूसरा कोई लॉजिक लगेगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा यहाँ पे अंकों को जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस तो हो नहीं रहा इसमें, अंकों को जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अंकों को जोड़ेंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18। तो वैसे अगर इसको करेंगे तो 6 + 5, ये 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11, और 11 का डबल कितना हो जाएगा? 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा अन्य से भिन्न है? इनमें कौन सा एक है जो अन्य से भिन्न है? आमाशय, फेफड़ा, आँख और हृदय। इनमें कौन एक ऐसा है जो 3 से भिन्न है? 3 में एक लॉजिक लगेगा जो एक चौथे में नहीं लगेगा। तो इस सभी शरीर के अंग हैं। आमाशय पता है, फेफड़ा, आँख, हृदय। अगर हम इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आमाशय शरीर के अंदर होता है, फेफड़ा अंदर होता है, आँख ऐसा अंग है जो बाहरी अंग होता है, और हृदय भी आंतरिक अंग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आँख हो जाएगा, क्योंकि ये बाहरी अंग है। ठीक, बाकी सब क्या है? आंतरिक अंग है, जो पेट के अंदर, शरीर के अंदर वाले अंग है। आँख क्या है? बाहर से दिखने वाली, ये बाहरी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, इसमें बताना है कि 3 विकल्पों में एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है उसको बताना है। 119, 154, 85 और 51। अगर यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा लॉजिक, अभाज्य वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि लगभग सब अभाज्य हैं, सब भाज्य ही हैं लगभग। और कौन सा लॉजिक लगेगा? स्क्वायर के आसपास कोई है नहीं। और तो इसमें कोई मल्टीपल ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे 17 5 85 होता है, 85, 17 × 5 51, 17 3 51 हो गया। ठीक, ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 17 7 119, 17 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक, तो और ये 17 से कटेगा क्या? 17 छक्का 102, 17 9 153 होता है, यहाँ 154 होती है, ये नहीं कट। तो इसका मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 154। 154 17 से नहीं कट रहा है, बाकी सब 17 से कट रहे हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 17 से डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 17 का मल्टीपल, इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा? 17 के मल्टीपल वाला, कि 17 के मल्टीपल में बी नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, पहले ऑप्शन में 11 17 है, दूसरे में 23 31 है, तीसरे में 43 59 है, चौथे में 41 47 है। सबसे पहले हम इसमें ये लॉजिक देखते हैं कि सब में लगभग अभाज्य संख्या है, तो कोई ऐसी तो नहीं जिसमें एक में भाज्य संख्या हो जाए। तो ये लगभग सभी अभाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या किसी में नहीं है, तो ये लॉजिक लगेगा नहीं। अंतर अगर हम सब में देखेंगे तो लगभग अंतर किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। 17 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। 31 में अगर हम इसको घटाएंगे 23 तो ज़्यादा आएगा, 8 का अंतर है, तो ये लगेगा नहीं। फिर अगर हम पहला ऑप्शन इसको उठाते हैं तो 11 17 दोनों अभाज्य संख्या हैं। 11 और 17 के बीच में अभाज्य संख्या कोई होता है? 11 13 17। ठीक है, 23 23 के बाद 29 आता है, 29 के बाद क्या हो जाता है? 31। ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसके बाद 43
43 के बाद क्या होता है 47, और इसके बाद कितना होता है 53, और इसके बाद 59 हो गया। इसके बाद 41, 41 के बाद क्या आता है 43, और फिर 47। ये चौथा ऑप्शन है। ये पहले ऑप्शन से, ये दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन से, और ये चौथा ऑप्शन से। इसमें हम ये एक लॉजिक लगाए हैं कि दो लगातार, ये जैसे 11 और 17 है तो इसके बीच में एक अभाज्य संख्या, 23 31 के बीच में एक अभाज्य संख्या, ठीक 41 और 43 के बीच में एक अभाज्य संख्या, लेकिन ये 43 से लेकर 59 के बीच में दो अभाज्य संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये, इसमें दो अभाज्य संख्या बीच में आ रहे हैं। 43 से 59 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। तो यही इसमें लॉजिक लगेगा, क्योंकि माइनस करने पे आएगा नहीं, अभाज्य भाज्य पे अलग करने पे आएगा नहीं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा। एक लड़की की तस्वीर है और कौन कह रहा है, उमेश कहता है। उमेश कहता है कि उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मतलब किसकी माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई। तो हम बना लेते हैं लड़की को, लड़की की माँ बना लेंगे, और इसका भाई लड़की की माँ का जो भाई है। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माँ मतलब उमेश की माँ के पिता मतलब उमेश के नाना का इकलौता पुत्र, मतलब कौन हो जाएगा, उमेश का मामा हो जाएगा। फिर से देखो, इसमें उमेश कहता है कि उसकी माँ का भाई, किसकी माँ का भाई, लड़की की माँ ऊपर बना दिया हमने, और उसका भाई, जो भाई है मेरी माँ के पिता। अब उमेश कहता है मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मतलब उमेश के नाना का इकलौता पुत्र है ये वाला आदमी। ये उमेश के कौन है, उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, उमेश की माँ के पिता मतलब नाना का इकलौता पुत्र मतलब कौन हो गया, मामा। तो यही आदमी कौन है, यही आदमी जो है उमेश का मामा है, उमेश का कौन है, मामा है। और लड़की का भी ये मामा है, लड़की का भी मामा है, उमेश का भी मामा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि लड़की उमेश की कौन है, लड़की उमेश की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। तो लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है, तो लड़की की माँ का उमेश से संबंध बताना है, उमेश से कि लड़की की माँ का क्या संबंध है, तो माँ का ही रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, भाई बहन है। तो लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध हो जाएगा, माँ का रिश्ता। लड़की और उमेश में क्या संबंध है, भाई बहन का है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये वाले ज़्यादातर क्वेश्चन बिना डायग्राम के ही लगाए जाते हैं, हमने थोड़ा सा बना भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस लड़की की पत्नी लक्ष्मी, पुष्पा क्या कहती है कि इस लड़की की पत्नी लक्ष्मी, किसकी पत्नी लक्ष्मी, तस्वीर में जो आदमी है उसकी पत्नी लक्ष्मी है, मेरी बेटी की बुआ की माँ है, मेरी बेटी की बुआ की माँ है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो तस्वीर में है, तस्वीर में एक आदमी है, कौन है, आदमी, तस्वीर में एक आदमी है। और इसमें कहा गया है कि इस पुष्पा कहती है कि इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी कौन हो जाएगी, कोई भी होगी, पत्नी कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ, मेरी बेटी की बुआ कौन हो जाएगी, उसकी, है ना, पति की बहन की माँ है, कौन माँ है, यही लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी है वो पुष्पा की बेटी की बुआ की माँ है, बुआ की माँ मतलब कौन हो जाएगा, पुष्पा की सास हो जाएगी। तो इसका मतलब ये लक्ष्मी कौन है, पुष्पा की सास ही है, ये लक्ष्मी कौन है, पुष्पा की सास है।
पुष्पा की सास। ठीक, तो बताना है पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है। लक्ष्मी से बताना है अब, लक्ष्मी से। लक्ष्मी की ये कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। लक्ष्मी कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, उसी वेग से हवा पश्चिम से आ रही है। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर आ जाएगा तुरंत। एक ट्रेन उत्तर से आ रही है, मान लो एक ट्रेन है, सबसे पहले मान लो ऐसे एक ट्रेन है, उत्तर से आ रही है, ऐसे बना देते हैं। जाना कहाँ है इसको, उत्तर से आ रही है तो नीचे की ओर जाएगी। ठीक, अब जब भी ट्रेन जिस दिशा से जाती है उसकी दूसरी विपरीत दिशा में धुआं जाता है हमेशा, है ना। जैसे मान लो ये ट्रेन है, तो अगर ट्रेन आगे की ओर जा रही है तो इसका जो धुआं होगा वो कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि उसी वेग से हवा पश्चिम से आ रही है, हवा भी इधर से जा पश्चिम से आ रही, पश्चिम से हवा जा रही है, इधर से हवा जाएगी, यहाँ से हवा जा रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ठीक, ट्रेन का धुआं किस दिशा में, ऐसे तो ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जा रहा है, अगर हवा नहीं चल रही तो ट्रेन की धुआं किधर जाएगा, पीछे की ओर। लेकिन जब इधर से हवा मारेगी तो क्या हो जाएगा, ये जो धुआं इधर जा रहा है वो धुआं किधर जाएगा, इधर जाएगा तिरछा, क्योंकि इसका धुआं एकदम हवा की दिशा में नहीं जाएगा, वो टेढ़ा ही होके जाएगा इधर सीधा, है ना। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा ना तो ये पूरब में जा रही है, ना तो उत्तर में जा रही है धुआं, ये किस दिशा में जा रही है, तो ये जा रही है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में धुआं जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको तो वैसे ट्रिक के माध्यम से लगाया जाता है, लॉजिक इसका थोड़ा सा बड़ा है, समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर भी देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया कि अनमोल सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य बाजार जाता है। अनमोल सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा 1 बजे से 2 बजे के मध्य घर वापस आता है। जैसे कोई 10 बजे से 11 बजे के बीच में कभी बाजार गया और वापसी उसकी होना है 1 से 2 के बीच में, अब पता नहीं कब होगी, तो वह घड़ी में देखता है, जब वापस आता है तो वो घड़ी में देखता है कि जब बाजार गया था उस समय की मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है। जब गया था तो उस समय जो मिनट की सुई थी अब की घंटे की स्थान पे है। वह घंटे की सुई जो अब है वो उस समय की मिनट की सुई के स्थान पर है। ठीक, तो अनमोल किस समय बाजार गया था, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका जो क्वेश्चन का एक प्रकार से ट्रिक के माध्यम से इसको समझ ले, बाकी इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें जितने बजे ये घर से गया शुरुआती में जो पहला समय होता है हमेशा उसको लेते हैं, और मिनट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा तो 60/11 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनट और घंटे की सुई आपस में बदल जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो मिनट है यहाँ पे हम गुणा करते हैं 60/13 से, 60/13 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 60/13 से इसमें हमको गुणा करना है, लेकिन किसमें, जो अंतिम घंट या अंतिम समय होता है, अंतिम समय में
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अंतिम समय कितना है 2 बजे। अंतिम समय कितना है 2 बजे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिनट अगर हमको निकालना है, मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 60 बटे में 13, इसको जब गुणा करेंगे तो 120 बटे में 13 आ जाएगा। अब इसको जब भाग करेंगे 13 से 120 को, 13 9 ये 117 होता है, शेष कितना आएगा 3 बटे 13। तो इसका जो समय हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 10:09 सही 3/13 बजे। ये वाला सही हो जाएगा समय इसका। इतने बजे घर जो है अनमोल है वो बाजार गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। ठीक, तो हम 60/12 जगह पे 60 बटे जो 11 से डिवाइड करते थे पहले, वहाँ पे 60/13 से डिवाइड करेंगे। बस इतना अंतर होता है, ट्रिक थोड़ी सी है। फिर कभी इसका एक्सप्लेन समझेंगे पूरा विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है डॉक्टर रोगी और मनुष्य, डॉक्टर रोगी और मनुष्य के बीच संबंध बताना है। ठीक है, चलिए देखो, क्या डॉक्टर रोगी होता है, क्या सभी डॉक्टर रोगी होते हैं? तो सबसे पहले देखो, अस्पताल एक स्थान होता है जहाँ पे रोगी डॉक्टर, है ना, ये पाए जाते हैं। स्थान के आधार पे डॉक्टर कहाँ पे पाया जाता है, हमने बताया था कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनको हम स्थान के आधार पे रखते हैं। जैसे हवाई जहाज, हवाई जहाज तो नीचे भी होता है ना, लेकिन हवाई जहाज स्थान के आधार पे कहाँ रहेगा, आकाश में। डॉक्टर स्थान के आधार पे अस्पताल में। ठीक, टीचर कहाँ रहेगा, तो टीचर कहाँ रहेगा, टीचर एक ऐसा संबंध है कई जगह पे हो सकता है, लेकिन स्कूल में स्थान के आधार पे। तो जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, तो नहीं। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, आदमी कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो ऐसे नाम हैं जो आपस में कोई संयोग नहीं है। वैसे ही डॉक्टर और रोगी, डॉक्टर और रोगी दोनों ऐसे नाम है जो अलग अलग हैं। अब आदमी रोगी हो सकता है, डॉक्टर आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रोगी नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर एक नाम है, रोगी एक शब्द है, ये रोगी चीज डॉक्टर नहीं हो सकता है। ठीक, मनुष्य, लेकिन मनुष्य डॉक्टर, सभी डॉक्टर क्या होता है, मनुष्य होते हैं। सभी रोगी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मनुष्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य के अंदर डॉक्टर और रोगी दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। स्थान के आधार पे मनुष्य के अंदर रखेंगे डॉक्टर और रोगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हम नीचे लिख देते हैं, तब तक जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 3,3,6,18, 72, 360, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगला पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले अगर हम इंटू प्लस माइनस लगाते हैं, तो जैसे 6 से 18 बनाना, 6 18, यहाँ पे 18 चौक 72 हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। तो आप 2 3 4 देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 गुना कर देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या 5 गुना हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, हाँ 5 गुना हो रहा है, तो आगे 6 गुना हो जाएगा। तो जी आंसर क्या हो जाएगा, 36 गुणे 6 216 होता है, और एक जीरो, कितना हो जाएगा 2160। 2160 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। अभी इस क्वेश्चन को
इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। अभी इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे इसका आंसर। कमेंट में बताना है आपको आंसर इसका। तब तक हम स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लेटर सीरीज का है, इसमें भरना है। इसको हम नीचे लिख देते हैं, स्पेस डबल ए स्पेस बी ए स्पेस डबल बी स्पेस ए बी स्पेस डबल ए बी। ठीक है, तो चाहे ग्रुप के तरीके से लगा लो, चाहे जैसे लगा लो। वैसे अगर ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। इसमें 16 लेटर हैं, तो पता है कि ग्रुप हम 4 4 के बना लेते हैं। ठीक, 4 4 के ग्रुप बना लेते हैं, तो पता चल जाएगा। कोई एक ग्रुप भर लेते हैं, जिससे लास्ट में बी है, फिर बीच में डबल ए है, तो इसमें अगर हम डबल ए कर लेते हैं तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और यहाँ बी और यहाँ भी। तो पता चल जाएगा कि इसका जो रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है, बी डबल ए बी, ये चीज़ रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो चीज़ भरा गया है। पहले बी भरा गया है, फिर बी भरा गया है, फिर ए, फिर ए, फिर बी, ये इसका आंसर है। डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए और फिर बी, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और बिना ग्रुपिंग किए भी इसको लगाया जा सकता है। अगर आपको ग्रुप मेथड पता है कि सबसे बड़ा ग्रुप पहले चेक करते हैं, उसको लॉजिक लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4 5 6 7 7 9 11 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी सीरीज चेक करते हैं तो सीरीज से तो कोई लॉजिक दिख नहीं रहा। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यहाँ एक एक का अंतर है। 0 का अंतर हो गया, फिर 2 का अंतर हो गया, फिर 2 का अंतर हो गया, तो अंतर वाला लॉजिक है नहीं। इनटू कुछ लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें आमने सामने कोई लॉजिक चेक करते हैं। 4 और 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो रहा है। 5 और 9 14 हो रहा है, और 6 और 11 17 हो रहा है। ऐसे तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा इसका। हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। 4 और 7 का कितने का अंतर है, 4 और 7 में 3 का अंतर है। 5 और 9 में 4 का अंतर है। 6 और 11 में 5 का अंतर है। तो देखो यहाँ लॉजिक मिल गया, 3 4 5, तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर होना चाहिए। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ 13 हो तभी 6 का अंतर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक, 13 आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे सभी लोग। देखिए, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू, और इनटू का अर्थ है प्लस, तो इसका आंसर बताना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ चेंज कर देते हैं। 8 लिखा है और प्लस का अर्थ कितना है, डिवाइड है 2, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, माइनस 3, फिर माइनस का अर्थ क्या दिया है, इनटू 4, और फिर इनटू का अर्थ क्या दिया है, प्लस 6। अब इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। इसको हल कर लेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, 4 आएगा। इसको कर लेंगे, 4 3 12, तो 4 माइनस 12 प्लस 6, इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10,
-12 कितना हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। एक परिवार में ए बी सी तथा एल एम एन 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए तथा सी विवाहित युगल हैं। एम सी का भाई है, एल ए की पुत्री है, एन ए का भाई है, सी का साला कौन है। चलिए, तो आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए लगाते हैं हम। क्वेश्चन कहा गया कि बी सी का बेटा है। बी सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है, सी है। सी का बेटा कौन है, बी। तो बेटा है तो मेल होगा। लेकिन सी बी की मां नहीं है। बी की अगर मां नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिता होगा। बेटा किस तरीके से, तो मां होगा तो पिता होगा। तो जब मां नहीं है तो पिता होगा। आगे कहा गया ए सी विवाहित युगल है। ए और सी विवाहित, सी लिखा है और इसका विवाह किससे है, ए। तो हमने इसका पत्नी भी ढूंढ दिया। सी की पत्नी कौन हो गई, ए, क्योंकि विवाहित युगल है, पत्नी है। तो इसको हम त्रिभुज से बंद कर देते हैं। हम वर्ग में क्या भरते हैं, मेल को। त्रिभुज में किसको भरते हैं, फीमेल को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एम सी का भाई है। एम किसका भाई है, सी का। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं एम सी का भाई है। एल ए की पुत्री है। एल कौन है, ए की पुत्री। ए की पुत्री, एल पुत्री है तो फीमेल हो जाएगा। एन ए का भाई है। एन किसका भाई है, ए का। एन ए का भाई है, ठीक, मेल होगा। सबके लगभग जेंडर क्लियर है। सी का साला कौन है, सी का साला कौन है, ये दोनों पत्नी है। तो सी का साला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी पत्नी का भाई एन, है ना। तो साला कौन हो जाएगा, यही एन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एन, सी का साला एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। सभी लोग न्याय निबंध तो पढ़ ही रहे होंगे। कितने लोगों का इसका आंसर आ गया। चलिए, सभी नेता ईमानदार हैं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में है तो मान लेंगे, क्या ना। सभी नेता ईमानदार हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, नेता। नेता बनाएंगे कि इसके अंदर कितने कौन भरे हैं, नेता। सबको बंद करना है ईमानदार के अंदर। तो हम मान लेते हैं ये ईमानदार का गोला है। ईमानदार, नेता को ईमानदार मान लिया, ठीक। और कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है। शिक्षक का गोला पता है कहाँ भरना है, शिक्षक अलग बनेगा। और इसमें बोला जा रहा है कि जो ईमानदार और शिक्षक के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब लड़ाई है। अब पता है कि जब इस गोले से, इस शिक्षक और ईमानदार के गोले से लड़ाई है, तो हम ईमानदार के अंदर, घर के अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब शिक्षक का नेता से कोई संबंध होगा नहीं। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि कोई नेता शिक्षक नहीं है। कोई नेता शिक्षक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सही है, नहीं है ना, क्योंकि शिक्षक का नेता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अंदर जा ही नहीं सकते हैं। तो जब ईमानदार से नहीं है तो उस नेता से भी नहीं होगा शिक्षक का संबंध, सही है। दूसरा है सभी ईमानदार नेता है। सभी ईमानदार, सभी ईमानदार क्या है, नेता। बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो सभी का निष्कर्ष सही होता है, नहीं होता है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला निष्कर्ष निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए न्याय निगमन का ये भी क्वेश्चन है। न्याय निगमन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन तो आना ही तय है। कथन है कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। कोई भी कौवा, कोई भी कौवा, पहले किसको बनाना है, कौवा। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, पक्षी को अलग बनाना है, ठीक। इसकी लड़ाई करा देते हैं पहले। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है।
सभी पक्षी क्या हैं? जंतु हैं। अब ये बताना है कि जो पक्षी हैं सभी पक्षी क्या हैं? जंतु हैं। सभी पक्षी किसके अंदर भरना है? जंतु के अंदर। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये जंतु। हमसे बताया कि कौवे का जो संबंध पक्षी से नहीं है, कौवे का संबंध पक्षी से नहीं है, लेकिन हमसे ये नहीं बताया गया कि कौवे का संबंध जंतु से है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब क्या है? संभावना है। संभावना पे कही गई सारी बातें गलत होती हैं, ये न्याय निगमन में होता है। तो यहाँ पे अब निष्कर्ष में आते हैं। कुछ जंतु कौवे हैं, कहा गया है कुछ जंतु कौवे हैं। कुछ जंतु कौवे हैं, क्या सही है? हमने कहा जंतु का कौवे से कुछ संपर्क बताया नहीं गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए गलत है, क्योंकि इस संभावना में सब गलत होते हैं। कौवे का संबंध जंतु के साथ जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे पहले। फिर कहा गया कुछ जंतु पक्षी हैं। कुछ जंतु पक्षी हैं, तो ये सही है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का संबंध सही होता है, दूसरा सही है। फिर आगे कहा गया है कोई भी जंतु कौवा नहीं है। कोई भी जंतु क्या है? कोई भी जंतु कौवा नहीं है। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो जंतु का कौवे से कोई संबंध नहीं है, ये तो पहले बताया, तो ये भी गलत है। लेकिन होता क्या है? होता क्या है यहाँ पे एक लॉजिक है कि जब यहाँ पे एक सेम वाक्य के जो लेटर ये शब्द हैं समान हो जाएं और कुछ के साथ कोई नहीं आ जाता है तो वहाँ पे या लगता है, और सभी के साथ अगर कुछ नहीं आ जाता है तो वहाँ पे या वाला लगता है। इनमें से या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, मतलब है कि या तो ये वाला सही रहेगा या तो ये वाला सही रहेगा, हैं दोनों गलत। लेकिन जब सेम आ जाता है यहाँ पे जंतु कौवा जंतु कौवा, एक में कुछ है और एक में है कोई नहीं। हमने बताया ना, एक में कुछ और एक में कोई नहीं, तो उनमें एक ही सही माना जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा। तो इसका जो आंसर होगा पहला या दूसरा। पहला पहला या तीसरा और दूसरा। दूसरा तो सही होगा, लेकिन पहले तीसरे में क्या लगेगा? या की संभावना है इसमें, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए या वाला किस में है? लास्ट में, डी आंसर। दूसरा तो सही होगा, पहला और तीसरे में या लगेगा, या। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया होगा। हमने बताया कि या की कंडीशन दो तरीके से लगती है, एक सभी के साथ कुछ नहीं आना चाहिए और एक कुछ के साथ कोई नहीं। जैसे यहाँ पे आया कुछ के साथ कोई नहीं, देखो पहले में कुछ है दूसरे में कोई नहीं है, लेकिन उसके जो कौवा जंतु दोनों में समान है। समान होना चाहिए तभी ये लगता है ये, और दोनों गलत भी होने चाहिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक और देखो बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम इसको भी धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन कहा गया कि कुछ चम्मच कांटे हैं। चलिए बना लेते हैं। कुछ चम्मच, यहाँ पे हम चम्मच को लिख लेते हैं। कुछ चम्मच क्या है? कांटे हैं, इसको हम मान लेते हैं कांटे। ठीक। फिर कहा गया कि कुछ कांटे डोंगे हैं। कुछ कांटे डोंगे हैं, ठीक है मान लिया। सभी डोंगे थालियां हैं, अब सभी वाला बनाना है। सभी डोंगे क्या है? थालियां हैं, थालियां। चलिए, और कुछ थालियां बर्तन हैं। कुछ थालियां क्या है? बर्तन है। कुछ थालियां क्या है? बर्तन है। ये हमने बर्तन लिख लिया। तो डायग्राम लगभग सबका सेम बन गया होगा, है ना? सही है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। तो
देखो एक बार हम डायग्राम समझा देते हैं। चम्मच का कांटे से कुछ का संबंध है, कांटे का डोंगे से कुछ का संबंध है, और थाली का जो गोला जा रहा है वो कांटे के ऊपर से जा रहा है, तो मतलब कुछ इसके साथ भी संबंध बनेगा जरूर। बर्तन का संबंध थाली से बताया गया, लेकिन बर्तन का संबंध डोंगे से नहीं बताया गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बर्तन संबंध कांटे से है कि नहीं, नहीं पता है। बर्तन का संबंध चम्मच से है कि नहीं, नहीं पता है। जिसका गोला नहीं मिल रहा है उसका बीच क्या हो जाएगा, संभावना व्यक्त होगी, और संभावना में गलत होते हैं। तो पहला निष्कर्ष चेक करेंगे, कुछ बर्तन कांटे हैं, कुछ बर्तन कांटे हैं। तो बर्तन और कांटे का कोई संबंध है, नहीं है, पहला गलत। दूसरा है, कुछ थालियां कांटे हैं, कुछ थालियां कांटे हैं। देखो थालियां का गोला कांटे के ऊपर से जा रहा है, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ थालियां कांटे हैं। तीसरा है, कुछ थालियां चम्मच हैं, कुछ थालियां चम्मच हैं कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि गोले का कोई संपर्क नहीं। आगे है, कुछ बर्तन चम्मच हैं, कुछ बर्तन चम्मच हैं। देखो बर्तन का चम्मच से कोई संबंध है, नहीं है, ये भी गलत है। केवल दूसरा इसका निष्कर्ष निकलेगा। कौन सा हो जाएगा, केवल दूसरा। जिसका गोला नहीं मिल रहा तो उसके बीच संभावना होगी, और संभावना में तो गलत ही होगा निष्कर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन का जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कथन और धारणा का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें कहा गया कथन, कथन में कहा गया कि भविष्य के लिए भूत से पीछा छुड़ाएं, है ना। अब क्वेश्चन में भूत लगने लगे हैं। भविष्य के लिए भूत से पीछा छुड़ाएं, पुराने फ्रिज के बदले में डिस्काउंट पर हमारा फ्रिज, नया फ्रिज प्राप्त करें। एक विज्ञापन। तो क्या जो विज्ञापन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। विज्ञापन कोई व्यक्ति किस लिए लगाता है कि हमारी सामान बिके आगे चल के, ठीक है, इसलिए विज्ञापन कराता है ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। अभी कोल्ड ड्रिंक का मौसम आ ही गया है, तो विज्ञापन आना चालू हो गए हैं तेज़ी से। तो वही है विज्ञापन। विज्ञापन इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारा कोई भी वस्तु बिके ज़्यादा मात्रा में, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। तो इसमें कहा भविष्य के लिए भूत से पीछा छुड़ाएं, भविष्य के लिए भूत से पीछा छुड़ाएं, पुराने फ्रिज के बदले में डिस्काउंट पर हमारा नया फ्रिज प्राप्त करें। एक विज्ञापन है, ठीक है। धारणा क्या है इसके बीच, धारणा मतलब है कि अवधारणा, ये किस लिए लगाया गया, किस लिए इसकी अवधारणा दी गई, विज्ञापन किस लिए है ये। तो कहा गया नए फ्रिज में, नए फ्रिज की बिक्री आने वाले महीनों में बढ़ सकती है। तो हमने बताया ना विज्ञापन किस लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम में हमारा जो सामान है, कोई भी चीज़ है वो बिके तेजी से। तो नए फ्रिज में बिक्री आने वाले महीनों में बढ़ सकती है, तो इसीलिए लाया जाता है विज्ञापन। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, लोग भविष्य को भूत से बदलने के लिए महत्व देते हैं। अब यहाँ पे महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो पता नहीं, महत्व के बारे में तो बताया नहीं गया। इसमें कहा कि लोग भविष्य को भूत से बदलने के लिए, भविष्य को भूत से बदलने के लिए महत्व देते हैं क्या, क्या ऐसा है क्या, लोग भविष्य को भूत से बदलने के लिए महत्व देते हैं। महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं, ये कथन में नहीं बताया गया। कथन में हमसे कहा गया है कि फ्रिज के बारे में, फ्रिज का एक विज्ञापन है, ठीक। भविष्य को भूत बदलते हैं कि नहीं बदलते ये नहीं पता। फ्रिज का विज्ञापन है और इसके लिए एक विज्ञापन दिया गया है। तो यहाँ पे लोग भविष्य को भूत से बदलने के लिए जो महत्व का शब्द दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम इसमें रखे हुए हैं बढ़िया सा, एक है, दो क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर हम देंगे आपको होमवर्क में। इसमें कथन में कहा गया कि कथन भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों
की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो पड़ोसी देश हैं वो आतंकवादी गतिविधियों की धमकी दे रहे हैं, है ना। इसके लिए क्या है, भारत को सामना करना पड़ रहा है। अब इसके लिए कार्यवाही क्या की जाएगी। देखो, कोई चीज़ की कार्यवाही अगर सरकार लेती है तो एकदम सोच समझ के लेती है, ठीक, जिससे देश को उसका खतरा ना हो, देश पे उसका बुरा असर ना पड़े, ये कार्यवाही होती है। इसमें कहा गया कि इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। क्या भारत को युद्ध करना चाहिए? ये एक ऐसी कार्यवाही है जो देश के लिए खतरनाक है, तो ये कार्यवाही गलत होगी हमेशा। दूसरा है, भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पार से उत्पन्न आतंकवादी गतिविधियों के तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करना चाहिए। हाँ, वार्तालाप से ही तो ठीक होते हैं ये चीज़ें, तो ये वाला सही हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, केवल 2 कार्यवाही तर्कसंगत है, ठीक। तो कार्यवाही वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन और रख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो, आपको लगाना है घर पे। इसका भी 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इन सभी का आंसर कमेंट में देना है, और सभी से उम्मीद करते हैं सभी इनका क्वेश्चन को आंसर देंगे कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।